So guys, today we are going to discuss the next topic of acidic strength of carboxylic acid. Acidic strength of carboxylic acid के बारे में अपन आज बात करेंगे। वीडियो थोड़ा बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाला है बोर्ड क्लासेस के लिए भी और कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए भी, क्योंकि इस सेगमेंट में से कंसेप्चुअल क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं और कंसेप्चुअल क्वेश्चन जब तक आप उनको 2-3 एग्जाम्पल नहीं देखोगे तब तक वो आपके समझ में आएंगे नहीं। अगर आपने वीडियो स्किप कर दिया तो निश्चित है आप कोई बहुत बड़ी चीज़ जो है क्या कहते हैं मिस कर जाओगे। और दूसरी बात, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिल सके। आप लोगों का प्यार ही है जो धीरे धीरे शिक्षा क्रांति भाई के सर की फैमिली धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। आप मेरे लिए एक फैमिली की तरह ही हैं, तो सपोर्ट करिए। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं अपन एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। देखो एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है बच्चों, तो थोड़ा फ्लैशबैक में चल लेते हैं पहले अपन। फ्लैशबैक का मतलब आरेनियस ने एसिड के बारे में क्या कहा था। अकॉर्डिंग टू आरेनियस, एसिड आर द सब्सटेंसेज विच गिव या विच प्रोड्यूस H पॉजिटिव व्हेन डिजॉल्व इन वाटर। कोई भी सब्सटेंस जो पानी में घोलने पर हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करे वो क्या कहलाएगा, आपके एसिड कहलाएगा। ठीक है, अब एसिडिक स्ट्रेंथ से मीनिंग है कि हाउ फास्ट प्रोटॉन इज रिलीज्ड बाय एसिड व्हेन डिजॉल्व इन वाटर। मींस प्रोटॉन कितनी जल्दी से रिलीज होता है जब एसिड को पानी में घोला जाता है। तो यहां लिख देता हूं एसिडिटी मींस टेंडेंसी नहीं, एबिलिटी, सॉरी, एबिलिटी टू रिलीज प्रोटॉन। और प्रोटॉन यहाँ क्या होगा, H पॉजिटिव, व्हेन डिजॉल्व इन वाटर। जो एसिड जितनी जल्दी प्रोटॉन को रिलीज करेगा वो उतना ही स्ट्रॉन्गर एसिड होगा। आप ये बात मान के चलो, यानी कि एसिडिक स्ट्रेंथ का मतलब एबिलिटी टू रिलीज प्रोटॉन व्हेन डिजॉल्व इन वाटर। अब जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये इसको वाटर में डिजॉल्व करूँ मैं तो क्या बनेगा, कार्बोक्सिलेट आयन एंड H3O पॉजिटिव। इसके ऊपर मैं डिसोसिएशन कांस्टेंट लिखूं, इसका पहले डिसोसिएशन कांस्टेंट लिख रहे हैं, के अपन बाद में देखेंगे। देखो RCOO नेगेटिव या के भी लिख सकते हैं डायरेक्ट। एसिड का डिसोसिएशन कांस्टेंट RCOO नेगेटिव H3O पॉजिटिव अपॉन RCOOH एंड H2O, ये आपके के आ गया। अब एक बात यार ध्यान रखनी है आपको, मोर इज द वैल्यू ऑफ के मोर विल बी द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड। मीन्स के की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी एसिड उतना ही स्ट्रॉन्ग होगा। तो यहाँ लिखेंगे अपन, यहाँ इसको हटाकर पहला पॉइंट, more is the value of K stronger will be acid। मीन्स K की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी आपके एसिड उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, यानी कि वेन एवर द वैल्यू ऑफ के विल इंक्रीज देन एसिडिक स्ट्रेंथ विल ऑल्सो इंक्रीज। ठीक है बच्चों, इसके बाद और देखो दूसरा पॉइंट अपन लिख सकते हैं इसका अपोजिट। अपोजिट क्या होगा, वैल्यू ऑफ के ए विल डिक्रीज then acidic strength
will also decrease। ठीक है बच्चों, दूसरा आपके पास क्या पॉइंट आया, K की वैल्यू डिक्रीज होगी तो एसिडिक स्ट्रेंथ भी क्या होगी, डिक्रीज होगी। ठीक है, एक बात और ध्यान रखनी है आपको, एक बात और आपको ध्यान रखनी है एसिडिक स्ट्रेंथ में। बाकी जैसे जैसे ये टॉपिक आगे चलेगा अपन और सारी चीज़ें कंसेप्ट A to Z कंसेप्ट में आपको सिखाऊंगा, वीडियो में आप बने रहिए। एक बात और ध्यान रखनी है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ एसिड इंक्रीज देन एसिडिक strength will decrease। मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा एसिड का तो एसिडिक स्ट्रेंथ हमेशा क्या होगी, डिक्रीज होगी। मॉलिक्यूलर मास का मतलब है नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप, एंड एल्काइल ग्रुप्स आर ऑलवेज हाइड्रोफोबिक इन नेचर। एल्काइल ग्रुप जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे तो हाइड्रोफोबिक नेचर होने की वजह से वो हाइड्रोजन को रिलीज ही नहीं होने देंगे। जब डिजॉल्व ही नहीं होगा तो रिलीज कहाँ से होगा, तो मीन्स मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा एसिड का तो एसिडिक स्ट्रेंथ आपके क्या होगी, डिक्रीज होगी। ठीक है बच्चों, ये कुछ एक जनरल पॉइंट थे। अब बात आती है कि रीज़न क्या है ऐसा जिसकी वजह से कार्बोक्सिलिक एसिड एसिडिक स्ट्रेंथ या एसिडिक स्ट्रेंथ जो है रिप्रेजेंट करते हैं, क्या रीज़न है। तो रीज़न को अपन जानने से पहले अपन ने एक क्वेश्चन किया था कि कार्बोक्सिलिक एसिड इज लेस इलेक्ट्रोफिलिक देन कार्बोनाइल ग्रुप। वहाँ पर अपन ने स्ट्रक्चर देखी थी कार्बोक्सिलिक एसिड की। तो यहाँ दोबारा से देखो, कार्बोक्सिलिक एसिड की स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से नहीं है क्या, है ना। अब यहाँ देखना, इस चेक करना आप, इस कार्बन और ऑक्सीजन की जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अपन कंपेयर करें तो दिस ऑक्सीजन हैज़ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देन कार्बन। तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से ज़्यादा है तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन को ये अपनी तरफ खींचेगा तो नेक्स्ट स्ट्रक्चर में क्या हो जाएगा, इसके ऊपर पार्शियल निगेटिव चार्ज आएगा और ये जो ऑक्सीजन है ये इलेक्ट्रॉन देगा बैकअप के फॉर्म में, तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो देखो ये इसकी रेजोनेंस स्ट्रक्चर है पार्शियल। अब देखना OH ग्रुप के जो ऑक्सीजन है उसके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी हो गई। क्यों? क्योंकि इसने अपने इलेक्ट्रॉन किसको दे दिए, कार्बन को दे दिए। इलेक्ट्रॉनों की कमी होने की वजह से ये हाइड्रोजन आयन को तुरंत बाहर फेंक देगा और यही इसका एसिडिटी का रीज़न है। तो आप लिख लीजिए, एज वी नो दैट द ऑक्सीजन एटम ऑफ OH ग्रुप हैज़ लेस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ड्यू टू दिस इट ईजिली थ्रो or liberate hydrogen ion, which is the main reason to represent acidity, which is the main reason to represent acidity means, दोबारा देख लो, ऑक्सीजन के पास OH ग्रुप का जो ऑक्सीजन है इसके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाती है। क्यों? क्योंकि ये अपने इलेक्ट्रॉन किसको दे देता है, इसको दे देता है। इलेक्ट्रॉनों की कमी होने की वजह से ये क्या करेगा, आसानी से अपने इलेक्ट्रॉनों को बाहर, इसको हाइड्रोजन को बाहर फेंक देगा और बाहर फेंक देगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ जो एसिडिटी रिप्रेजेंट करेगा। अब देखना यहाँ पे इसी को अपन लें, ये बना आपके कार्बोक्सिलेट आयन, हाइड्रोजन बाहर फेंकने के बाद ये कार्बोक्सिलेट आयन, इसमें भी
क्या होती है, रेजोनेंस होती है। तो रेजोनेंस स्ट्रक्चर इसकी बना लेते हैं भैया। रेजोनेंस एक तरह से क्या है, डांस फ्लोर है, इधर से उधर, इधर से उधर। ये नेगेटिव पहले यहाँ पे था, अब यहाँ आ गया, डबल बॉन्ड उधर आ गया। और इसका रेजोनेंस हाइब्रिड क्या होगा, ये इसका रेजोनेंस हाइब्रिड मीन्स ऑक्सीजन एटम जो है, उस ऑक्सीजन एटम पर निगेटिव चार्ज क्या रहता है, पूरी तरह से स्प्रेड रहता है। और ये कार्बोक्सिलेट आयन क्या है, रेजोनेंस स्टेबलाइज है। और रेजोनेंस स्टेबलाइज होने की वजह से ही कार्बोक्सिलिक एसिड एसिडिक स्ट्रेंथ जो है क्या कहते हैं, एसिडिटी को क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब यहाँ कुछ क्वेश्चन करेंगे जिनसे कि आपके कंसेप्ट और जो है क्या कहते हैं, ठीक होते जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन है, लिख लीजिए आप फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है, द एल्कोहल इज लेस एसिडिक देन, द एल्कोहल इज लेस एसिडिक देन कार्बोक्सिलिक एसिड। Alcohol is less acidic than कार्बोक्सिलिक एसिड। देखो, कार्बोक्सिलिक एसिड को पानी में, when we dissolve carboxylic acid in water, then it produce carboxylate ion and hydronium ion. This carboxylate ion is resonance स्टेबलाइज। ये रेजोनेंस स्टेबलाइज होता है कार्बोक्सिलेट आयन, और हमेशा इक्विलिब्रियम हमेशा उसी डायरेक्शन में शिफ्ट होगा जिस तरफ आयन बनेंगे। ठीक है, तो रेजोनेंस स्टेबलाइज होने की वजह से ये क्या करेगा, ज़्यादा एसिडिक नेचर दिखाएगा। लेकिन अगर एल्कोहल को डिसॉल्व करें अपन पानी में, तो RO नेगेटिव H3O पॉजिटिव, अल्कोक्साइड आयन में क्या होगा, नो रेजोनेंस। तो बच्चों पता चल रहा होगा, अपन इसको यहाँ पे लिख सकते हैं, एज वी नो दैट द कार्बोक्सिलिक एसिड ऑलवेज फॉर्म कार्बोक्सिलेट आयन विच इज़ रेजोनेंस स्टेबलाइज। ड्यू टू दिस it is more acidic than alcohol, while in alcohol the alkoxide ion is formed which don't show resonance. ठीक है, and due to this when we compare carboxylic acid and alcohol, then carboxylic acid is always more stable than, carboxylic acid is more stable than एल्कोहल। ठीक है, तो कार्बोक्सिलेट आयन रेजोनेंस स्टेबलाइज है, एल्कोक्साइड आयन में कोई रेजोनेंस होता नहीं है। इससे क्या होता है कि वापस जो है अटैच हो जाता है। ठीक है, यही रीज़न है कि एल्कोहल जो है क्या कहते हैं, हमेशा लेस एसिडिक होते हैं, किसके कंपैरिजन में, कार्बोक्सिलिक एसिड के कंपैरिजन में। इसके बाद बात करते हैं अपन, देखो कुछ बदमाशी, अब रेजोनेंस का फिनोमिना है तो भैया फिनॉल भी रेजोनेंस दिखाता है। तो यहाँ एक दूसरा क्वेश्चन भी लिखते हैं अपन। देखो सेकंड क्वेश्चन अपन लिखें, सेकंड क्वेश्चन लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे, फिनॉल इज लेस एसिडिक देन कार्बोक्सिलिक एसिड। दोनों की स्ट्रक्चर देखो भैया, RCOOH H2O, RCOO नेगेटिव H3O पॉजिटिव, इस तरफ लिख लिया। और दूसरी तरफ लिख रहे हैं अपन फिनॉल, फिनॉल को
तो क्या बना, फिनॉक्साइड आयन और H3O पॉजिटिव। यहाँ H2O नहीं लिख के अपन डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, डायरेक्ट ही लिख लें तो थोड़ा ज़्यादा मोर कन्वीनियंट रहेगा। देखो डायरेक्ट लिखता हूँ मैं, RC नेगेटिव एंड H पॉजिटिव, और फिनॉल भी डायरेक्ट मैंने लिख दिया यहाँ पे, H2O हटा दूँ, फिनॉक्साइड आयन एंड H3O पॉजिटिव। अब दोनों की रेजोनेंस स्ट्रक्चर को अपन कंपेयर करें, देखना बच्चों। और इसका रेजोनेंस हाइब्रिड ये इसका रेजोनेंस हाइब्रिड बना, ठीक है। अब यहाँ फिनॉल की स्ट्रक्चर देखो, एक स्ट्रक्चर है, उसी स्ट्रक्चर से आपके समझ में आ जाएगा भैया कि क्या होता है। एक स्ट्रक्चर ही बनाएंगे, ज़्यादा लंबी चौड़ी अपन बात नहीं करेंगे। ये फिनॉक्साइड आयन। अब यहाँ देखना, कार्बोक्सिलेट आयन में जो नेगेटिव चार्ज है वो दोनों ऑक्सीजन के ऊपर डीलोकेलाइज है, ठीक है। और यहाँ फिनॉक्साइड आयन में इसमें रेजोनेंस होगा तो डीलोकेलाइजेशन कहाँ होगा, इसके ऊपर हुआ, यानी कि आगे जैसे जैसे ये डीलोकेलाइज, तो पहले ऑक्सीजन पे तो नेगेटिव चार्ज है लोकेलाइज, लेकिन इलेक्ट्रॉन कहाँ होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स आर delocalized on benzene ring. Due to this, the stability is increase. देखो, in phenoxide ion the negative charge is only localized over this oxygen atom, and after this it will migrate from whole benzene ring, means electrons are delocalized over benzene ring। पहली जो स्ट्रक्चर है उसमें क्या कहते हैं, ये आपके लोकलाइज है नेगेटिव चार्ज, बाकी उसके बाद इलेक्ट्रॉन डीलोकेलाइज होते हैं इस इलेक्ट्रॉन बेंजीन रिंग के ऊपर। एंड इलेक्ट्रॉन के डीलोकेलाइजेशन से स्टेबिलिटी तो बढ़ती है, बट वेन एवर वी आर कंपेयरिंग द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोक्सिलेट आयन एंड फिनॉक्साइड आयन, द कार्बोक्सिलेट आयन इज ऑलवेज मोर स्टेबल देन फिनॉक्साइड आयन। इसकी स्ट्रक्चर जैसे मैं बात करूँ, इसकी स्ट्रक्चर भी अपन देख सकते हैं। ये यहाँ पार्शियल डबल बॉन्ड आया, और ये देखो ये यहाँ, और इसके बाद नेक्स्ट स्ट्रक्चर में जैसे बात करूँ, ये यहाँ से यहाँ घूमा और यहाँ से यहाँ, तो इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं भैया, डीलोकेलाइज हो रहे हैं, जबकि ऑक्सीजन एटम पे सिर्फ एक पर ही क्या है, ये आगे भी स्ट्रक्चर इसकी और बना सकते हैं अपन। और सबसे लास्ट में आपके फर्स्ट वाली स्ट्रक्चर आ जाएगी वापस फर्स्ट। तो आप लिख सकते हो, तो लिखो, द कार्बोक्सिलिक एसिड इज ऑलवेज मोर एसिडिक देन फिनॉल बिकॉज इन कार्बोक्सिलिक एसिड द कार्बोक्सिलेट आयन इज फॉर्म्ड विच इज मोर स्टेबलाइज ड्यू टू रेजोनेंस, ठीक है। वाइल इन फिनॉक्साइड आयन द नेगेटिव चार्ज is only localized over only one oxygen atom and electrons are delocalized over benzene ring. Due to this, some amount of stability will increase, but whenever we are comparing the stability of carboxylate ion and phenoxide ion, the carboxylate ion is more stable than phenoxide ion. Due to this, the carboxylic acid आर मोर एसिडिक देन फिनॉल। समझ में आया, कार्बोक्सिलेट आयन रेजोनेंस ज़्यादा स्टेबलाइज होता है फिनॉक्साइड आयन के कंपैरिजन में, क्योंकि फिनॉक्साइड आयन में ऑक्सीजन सिर्फ एक ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है
और उसके बाद इलेक्ट्रॉनों का डीलोकेलाइजेशन हो रहा है, तो इलेक्ट्रॉनों का डीलोकेलाइजेशन बेंजीन रिंग पे हो रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, स्टेबिलिटी बढ़ रही है। लेकिन एज कंपेयर टू कार्बोक्सिलेट आयन ये स्टेबिलिटी क्या है, कम है। तो उसी वजह से कार्बोक्सिलिक एसिड जो है क्या होते हैं आपके, ज़्यादा एसिडिक होते हैं। किसके कंपैरिजन में, फिनॉल के कंपैरिजन में। ठीक है बच्चों, इसके बाद आता है आपके इफेक्ट ऑफ, नेक्स्ट जो चीज़ है इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट इफेक्ट ऑफ substituents on acidic strength। एसिडिक स्ट्रेंथ पर सब्स्टिट्यूएंट लगे हों तो क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो पहली बात देखो, पहली बात लिखेंगे एनी substituents which stabilized anion increase acidic strength। कोई भी सब्स्टिट्यूएंट जो एनायन को क्या करे, स्टेबलाइज करे, एसिडिक स्ट्रेंथ क्या कर देगा, बढ़ा देगा। तो ऐसे सब्सटेंस कौन से होते हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप या -I इफेक्ट वाले जो ग्रुप हैं वो क्या करते हैं, एनायन को स्टेबलाइज कर देंगे, और एनायन को स्टेबलाइज करेंगे यानी कि एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। मैं यूँ कह सकता हूँ कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप या -I इफेक्ट वाले ग्रुप सब्स्टिट्यूएंट के फॉर्म में हैं तो वो क्या करेंगे, आपके एसिडिक स्ट्रेंथ को क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे। दूसरा लिखते हैं अपन यहाँ पे, सेकंड, एनी फैक्टर which destabilize anion will decrease acidic strength। कोई भी फैक्टर जो एनायन को क्या कर दे, डीस्टेबलाइज कर दे, यानी कि इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप ERG और +I इफेक्ट वाले ग्रुप हैं, ये अगर जुड़े हुए हैं तो आपके क्या होगा, एसिडिक स्ट्रेंथ जो है क्या हो जाएगी, घट जाएगी। ठीक है, इसके बाद जैसे मैं यहाँ पे बात करूँ, देखो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचेगा और क्या कर देगा, नेगेटिव चार्ज को स्प्रेड करेगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच हो तो नेगेटिव चार्ज को ज़्यादा फैला देगा, जिससे कि स्टेबिलिटी बढ़ेगी। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप हो ये क्या करेगा, इट विल इंटेंसिफाई नेगेटिव चार्ज।
नेगेटिव चार्ज को इंटेंसिफाई करेगा, जिससे कि स्टेबिलिटी क्या होगी, घटेगी। मीन्स अपन देसी जुगाड़ क्या कह सकते हैं, अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप सब्स्टिट्यूएंट के फॉर्म में है तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी, एनायन जो है आपके ज़्यादा स्टेबल होगा। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप अगर प्रेजेंट हैं तो स्टेबिलिटी क्या होगी, एनायन की घटेगी, जिससे कि एसिडिक स्ट्रेंथ भी क्या हो जाएगी, घट जाएगी। ठीक है, अब अपन बात करते हैं, यहाँ पे क्वेश्चंस लिखते हैं। देखो देखना आप बच्चों, HCOOH C6CH5OOH CH3COOH एंड C2H5COOH। अब यहाँ देखना, आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि ये इन दोनों को पहले अपन कंपेयर करें। यहाँ पहला क्वेश्चन आपके बनता है भैया, बेंजोइक एसिड इज मोर एसिडिक देन एसिटिक एसिड। देखो एक तरफ लिख लिया अपन ने एसिटिक एसिड और दूसरी तरफ लिखा अपन ने बेंजोइक एसिड। यहाँ बेंजोइक एसिड में COOH ग्रुप जिस कार्बन एटम से जुड़ा हुआ है वो क्या है, sp2 है, और यहाँ क्या है, sp3 है। ये आपके एक तो निकल के आ गया डाटा कि जो कार्बन एटम है वो sp2 हाइब्रिडाइजर, इसका sp3 है। और हम ये भी जानते हैं sp2 कार्बन एटम इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन sp3। इसके अलावा ये -I और +R इफेक्ट भी रिप्रेजेंट करता है, जिससे इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, टाइटली हेल्ड रहते हैं। तो लिख लीजिए आप, द बेंजोइक एसिड इज ऑलवेज मोर एसिडिक देन इथेनोइक एसिड या इथेनोइक एसिड और एसिटिक एसिड, because in benzoic acid the COOH group is attached with sp2 hybridized carbon atom, and sp2 hybridized carbon atom is more electronegative than sp3. Out of the hybridization, the benzene ring also exerts -I effect and +R effect. Due to these two effects, the electrons are tightly bound. That's why the benzoic acid is always more acidic than acetic acid और इथेनोइक एसिड। ठीक है, दोबारा जैसे बात करें, देखो sp3 इसमें होता है और इसमें होता है sp2, और sp2 हमेशा ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है एज़ कम्पेयर टू sp3। इसके अलावा बेंजीन रिंग -I और +R इफेक्ट भी रिप्रेजेंट करती है। इन दोनों इफेक्ट की वजह से इलेक्ट्रॉन्स क्या रहते हैं, टाइटली हेल्ड रहते हैं, जिससे इसकी क्या होती है, स्टेबिलिटी बढ़ती है और रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन आता है इसके अंदर, और उसकी वजह से इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ भी ये क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन आपके दिख रहा होगा यहाँ पे, इन दोनों को कंपेयर करें, इन दोनों को, फार्मिक एसिड इज मोर एसिडिक देन बेंजोइक एसिड। तो देखो यहाँ देखना, यहीं से पता चल जाएगा, नो ERG, कोई इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप इसमें नहीं है। इसमें -I और +R इफेक्ट रिप्रेजेंट करती है रिंग। इन दोनों के कंबाइंड इफेक्ट से +R जो इफेक्ट है वो क्या होता है, डोमिनेंट होता है, एंड ड्यू टू दिस ERG tendency will increase। समझे?
तो फार्मिक एसिड में कोई इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप नहीं है, लेकिन बेंजोइक एसिड में -I इफेक्ट भी काम कर रहा है और +R इफेक्ट भी। इन दोनों के कंबाइंड इफेक्ट में कौन ज़्यादा पावरफुल है? R ग्रुप। R जो इफेक्ट है, रेजोनेंस इफेक्ट इज़ मोर डोमिनेंट, और इस रेजोनेंस इफेक्ट के डोमिनेंस की वजह से इसके अंदर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग टेंडेंसी अराइज हो जाती है, और उसी इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग टेंडेंसी की वजह से बेंजोइक एसिड इज लेस एसिडिक देन फार्मिक एसिड। तो आप लिख लीजिए, एज वी नो दैट देयर इज नो ERG ग्रुप, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप प्रेजेंट इन फार्मिक एसिड, बट in benzoic acid the benzene ring exert -I effect as well as +R effect, and combining both these two effects the +R effect is more dominant. The +R effect is more dominant. Due to this the electron releasing tendency is increase and acidic strength will decrease. समझ में आया? कोई ERG ग्रुप नहीं है इस बेंजोइक एसिड में, रिंग -I इफेक्ट भी रिप्रेजेंट कर रही है, +R इफेक्ट भी रिप्रेजेंट कर रही है, और इन दोनों के कंबाइंड इफेक्ट में +R डोमिनेंट है। डोमिनेंसी की वजह से इसमें क्या अराइज हो जाती है? इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग जो टेंडेंसी है वो अराइज हो जाती है, जिसकी वजह से इसकी क्या हो जाती है? एसिडिक स्ट्रेंथ कम हो जाती है। ठीक है बच्चों, इसके बाद देखो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का इफेक्ट, जैसे 3 बातों पर डिपेंड करेगा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। देख लेना आप 3 बातों के ऊपर। नंबर 1, EWG, नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स। तो यहाँ डायरेक्ट लिखूँगा मैं नंबर ऑफ substituents directly proportional to acidic strength, means number of substituent बढ़ेंगे, acidic strength भी बढ़ेगी। जैसे ये मैं कुछ 3 तरह के एसिड लिखे हैं, इनको मैं कह दूं डिक्रीजिंग ऑर्डर में आप अरेंज करिए। अब यहाँ देखिए Cl3 3 है, इसमें 1 है और इसमें 2 हैं, तो 3 है वो सबसे ज़्यादा नहीं होगा क्या? तो 1 नंबर पे आपके कौन आ गया? ये। और 2 नंबर पे कौन आ गया? ये। और 3 नंबर पे कौन आया? ये। ठीक है, तो जैसे जैसे नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट यानी कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप बढ़ते जाएंगे, एसिडिक स्ट्रेंथ है वो भी क्या होती जाएगी? बढ़ती जाएगी। दूसरा, अगर डिफरेंट दे दे, देखो जैसे आपसे कहे ये दे दिया। अब आपको पता है फ्लोरीन इज़ मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, दैट्स वाई इट इज़ नोन एज ब्लैक शिप, इसको ब्लैक शिप भी बोलते हैं। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज हो रही है, तो नंबर 1 पे कौन आएगा? ये डिक्रीजिंग ऑर्डर ही हो गया, तो ये नंबर 1, ये नंबर 2, ये नंबर 3, नंबर 4। ठीक है, इसके बाद और जैसे अपन बात करें पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, दूसरा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट करेगा, पोजीशन किस पोजीशन पे लगा है? पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। एक बात ध्यान रखना, -I इफेक्ट इज मोर पावरफुल एट अल्फा पोजीशन। अल्फा पोजीशन पे ये ज़्यादा पावरफुल होता है, अल्फा पोजीशन पे अगर लगा हुआ है तो इट इज़ मोर पावरफुल, और जैसे जैसे पोजीशन बढ़ती जाएगी इसकी जो पावर है वो भी क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। जैसे
ये आपको दे दिए मैंने कुछ, ठीक है। अब देखो पोजीशन पहचानिए आप, ये अल्फ़ा है तो ये क्या होगा, ज़्यादा पावरफुल, और ये बीटा पे लगा हुआ है तो ये उससे कम, और ये गामा पे लगा है तो और उससे कम। मींस अल्फ़ा पोजीशन पे अगर इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लगा है तो वो ज़्यादा पावरफुल होगा, और जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे पावर इसकी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। इसके बाद देखो नेक्स्ट तीसरा, हाइब्रिडाइजेशन। कोई ग्रुप जिसका sp हाइब्रिड हो वो क्या होता है, हमेशा वो कार्बन एटम मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। तो कोई भी ग्रुप जैसे ये है, ये है और ये है। अब यहाँ देखिए इसमें कार्बन का sp हाइब्रिडाइजेशन है, इसमें कार्बन का sp2 है और यहाँ sp3 है। तो सबसे नंबर 1 पावरफुल हुआ ये हुआ, क्योंकि sp कार्बन एटम, sp हाइब्रिड कार्बन एटम ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। उसके बाद ये आता है और सबसे बाद में ये आता है।